छात्राओं, आप सभी का इस कक्षा में हम स्वागत करते हैं। आज की कक्षा में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। एनसीईआरटी अभ्यास 11.1 से। यह हमारा अस्वीकरण है। तो आज की कक्षा में हम अभ्यास 11.1 के 1 से लेके 8 प्रश्नों का हल देखेंगे, उन प्रश्नों को समझेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए हम पाई का मान 22/7 का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रश्न में पाई का मान नहीं दिया हुआ है, हम पाई को 22/7 ले लेंगे। तो हम पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है जब शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम सीधा सीधा ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या चाहिए। अगर वो चीज हमें दी गई है तो हम उसे सूत्र में डाल के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। अब सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई गुणे आर गुणे एल, जहां आर होती है त्रिज्या, एल होती है तिर्यक ऊंचाई और पाई का मान तो हमें बोला ही गया है कि हर प्रश्न के लिए हमें 22/7 लेना है। अब हमें प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल दिया हुआ है और आधार का व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुणे दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो हल देखते हैं। तो हमें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है पाई गुणे आर गुणे एल, जहां आर आधार की त्रिज्या होती है और एल उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। अब आधार की त्रिज्या तो नहीं, पर हमें आधार का व्यास दिया हुआ है, तो हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। अब त्रिज्या व्यास की आधी होती है और ये हमारा जो आकृति है ये प्रश्नानुसार है। इसमें आप देख सकते हो कि आधार का व्यास जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल जो है वो 10 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। अब दी गई जानकारी क्या है? शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे जो कि आर है। चूंकि हमारा जो सूत्र है वो हमसे आर की वैल्यू मांगता है, तो हम सबसे पहले आर ज्ञात करेंगे। अब आर क्या है? व्यास की आधी। तो मतलब कि अब व्यास क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर दिया है तो हमारा आर होगा 10.5 सेंटीमीटर का आधा, जो कि होगा 5.25 सेंटीमीटर। हमने आर ज्ञात कर लिया। अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे CSA अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, जो होता है पाई गुणे आर गुणे एल। तो हमने पाई का मान CSA में 22/7 डाल दिया और आर का मान 5.25 सेंटीमीटर और एल का मान 10 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। और यहाँ से हमने 5.25 और 7 को एक साथ ले लिया है और जब हम 5.25 को 7 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.75। तो यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलता है 22 गुणे 0.75 गुणे 10 सेंटीमीटर वर्ग, 10 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि है 22 गुणे 7.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमें देता है इसका गुणनफल 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्थात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो हमें मिला 165 वर्ग सेंटीमीटर इस शंकु के लिए जिसके आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर हो और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो उस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पहला प्रश्न समाप्त। दूसरे प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर और उसके आधार का व्यास है 24 मीटर। मतलब हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके
जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल, दोनों को मिलाकर एक शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलता है और हमें वही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो हल देखते हैं। हमें शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसका वृत्ताकार जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल शामिल होता है। एक शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र होता है पाई आर गुणे आर जोड़ एल, जहां आर क्या होती है, आर होती है आधार का व्यास और एल होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई। अब त्रिज्या व्यास की आधी होती है और हमें आधार का व्यास दिया हुआ है, तो हमें उसका आधा लेना है क्योंकि हमें आर चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रश्नानुसार है हमारा चित्र, जहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है वो L बराबर 21 मीटर है और आधार का व्यास जो है वो है D बराबर 24 मीटर। यहाँ D जो है वो आधार के व्यास को दर्शाता है, पर हमें अपने सूत्र के लिए आधार का व्यास नहीं, आधार की त्रिज्या चाहिए, यानी कि व्यास का आधा। अब दी गई है कि शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर है, तो हम सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे जो कि है R। तो आधार की त्रिज्या क्या होती है, बिल्कुल आधी होती है आधार के व्यास की। अब व्यास 24 है तो हमारे यहाँ आधार की त्रिज्या होगी 24 की आधी, जो कि है 12 मीटर। तो अब हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर गुणे आर जोड़ एल। अब हमने पाई का मान 22/7 डाल दिया, आर जो हमने अपनी त्रिज्या ज्ञात की अर्थात 12 मीटर और एल प्रश्न में दिया हुआ है 21 मीटर। हमने सारे मान को समीकरण में डाल दिया, सूत्र में डाल दिया और हमें मिलता है यहाँ से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे 12 गुणे 33 वर्ग मीटर, जो कि बराबर है 8712/7 वर्ग। तो हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस शंकु के लिए वो हमें मिला लगभग 1244.57 वर्ग मीटर। तो हम इस प्रश्न को भी यहाँ समाप्त करते हैं। हमने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल करके आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं। तो हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, पहली आधार की त्रिज्या और दूसरी शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA का सूत्र होता है पाई गुणे आर गुणे एल, जहां पे आर त्रिज्या होती है आधार की और एल होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल का योग होता है और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणे आर गुणे एल, और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे आर का घात 2। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई गुणे आर गुणे एल जोड़ आर। अब हमें दी गई है कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 308 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और हमें क में पूछा गया है कि आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अब शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र का हम उपयोग करेंगे। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात CSA का सूत्र क्या होता है, पाई गुणे आर गुणे एल, और हमें CSA यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 308 वर्ग सेंटीमीटर और पाई का मान हमें पता है 22/7 और आर का मान हमें ज्ञात करना है
और L अर्थात तिर्यक ऊंचाई भी हमें दी गई है। तो हम इस समीकरण में बाएं तरफ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल डालेंगे और दाईं तरफ जो जो मान हमें पता है वो डालेंगे, तो हमें यहाँ से R का मान मिल जाएगा। तो हमने CSA का मान डाल दिया 308 वर्ग सेंटीमीटर बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में हमने पाई का मान डाल दिया 22/7 और L का मान डाल दिया 14। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही मान है जो नहीं पता है, वो है R का मान। तो हम इस समीकरण से R का मान ज्ञात करेंगे। अभी तक हमें ये समीकरण मिला है। अब यहाँ से 7 14 को काटती है तो मिलता है 2। तो ये समीकरण हमें देता है 308 बराबर 22 गुणे R गुणे 2, और यहाँ से हमें मिलता है 308 बराबर 44 गुणे R। अब यहाँ से R का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ 44 से विभाजित करेंगे, तो हमें मिलता है R बराबर 308/44 सेंटीमीटर, जो कि होता है 7 सेंटीमीटर। तो हमने अपने पहले प्रश्न का तो उत्तर दे दिया कि शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई कि शंकु के आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरे प्रश्न का हल करना है, जो कह रही है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आधार के क्षेत्रफल का योग, अर्थात पाई आर एल का योग पाई आर के घात 2 के साथ। अब पाई आर एल का मान हमें दिया हुआ है प्रश्न में 308 वर्ग सेंटीमीटर, और आर का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जितने भी मान चाहिए वो सब हमें पता है। तो हम पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर और पाई गुणे आर गुणे एल का मान 308 वर्ग सेंटीमीटर डाल देंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हमें मिलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 22/7 गुणे 7 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हमने पाई गुणे आर गुणे एल का मान 308 डाल दिया, पाई का मान 22/7 डाल दिया और आर का मान 7 डाल दिया। अब 7 की घात 2 होती है 49, तो यहाँ से हमें मिलती है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 308 जोड़ 22/7 गुणे 49, जो हमें देती है 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होता है 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में हमसे बोला गया है कि एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, और हमसे ज्ञात करने को कहा गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई। और दूसरा एक और प्रश्न पूछा गया है कि तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत आपको दी हुई है 70 रुपए। तो अर्थात तंबू बनाने में जो कैनवास एक तरीके का तिरपाल होता है, तो तंबू बनाने के लिए जो कैनवास लगेगा हमें उस कैनवास की लागत निकालनी है। तो अब तंबू बनाने के लिए कैनवास का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसके वक्र हिस्से पे ही करेंगे। तो हमें इसके लिए सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और उसके बाद फिर हम मूल्य से गुणा करके हम वहां से कैनवास जो भी लगेगा उसकी लागत ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो हल देखते हैं। तो ये है हमारी शंकु का चित्र, जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, आधार की त्रिज्या है 24 मीटर, और हमें ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई अर्थात L। ऊंचाई अर्थात H का मान दिया हुआ है, त्रिज्या अर्थात R का मान दिया हुआ है, और L का मान हमें ज्ञात करना है। और R, L और H के बीच एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हम उस संबंध का उपयोग करके यहाँ तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो दी गई जानकारी क्या है, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई अर्थात H दिया हुआ है 10 मीटर, तंबू के आधार की त्रिज्या अर्थात R दी हुई है 24 मीटर,
तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमें पहले प्रश्न में ज्ञात करना है। अब हमें सूत्र पता है कि L की घात 2 जो होती है वो H की घात 2 का योग R की घात 2 के साथ के बराबर होती है। अब हमने यहाँ पे H और R का मान डाल दिया जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जो हमें देता है L की घात 2 बराबर 676 वर्ग मीटर और L होगा 676 का वर्गमूल जो कि है 26 मीटर। तो यहाँ से हमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई मिल गई 26 मीटर। तो पहले प्रश्न का हमने हल कर दिया जो कि हमें मिल गई तंबू की तिर्यक ऊंचाई मिल गई 26 मीटर। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी। अब तंबू बनाने के लिए ये जो तंबू है, यहाँ पे जो आप आकृति देख रहे हो, अब यहाँ पे कैनवास यानी कि कपड़ा कहाँ उड़ाया जाएगा, कपड़ा तो उसके वक्र हिस्से में ही लगाया जाएगा। तो उस कपड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तो उसके वक्र हिस्से का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें इस तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उस क्षेत्रफल के कैनवास की लागत कितनी होगी वो हमें निकालनी है, जब हमें 1 वर्ग मीटर की लागत दी हुई है। तो हम सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर हम लागत से उसका गुणनफल करके उसकी लागत ज्ञात करेंगे। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि कैनवास वहीं पे लगाया जा रहा है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई गुणे आर गुणे एल। तो हमने यहाँ पे पाई का मान 22/7 डाला, आर का मान 24 मीटर डाला जो कि प्रश्न में दिया है, और एल का मान 26 मीटर जो कि हमने पहले प्रश्न में ज्ञात किया। तो यहाँ से हमें मिलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 13,728/7 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम उसकी लागत निकालेंगे। अब कैनवास की कुल लागत हम गणना करते हैं। सबसे पहले हमें कितनी कैनवास चाहिए वो तो हमने निकाल लिया। अब उस कैनवास का मूल्य क्या होगा हमें वो निकालना है, जब हमारे पास 1 वर्ग मीटर का मूल्य हमें दिया हुआ है। अब 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए दी हुई है, तो कुल लागत क्या होगी, हमें कितने वर्ग मीटर कैनवास की लागत पता करनी है, उतने वर्ग मीटर कैनवास को हमें प्रति वर्ग मीटर लागत से गुणा करना पड़ेगा। अब कितना वर्ग मीटर कैनवास चाहिए हमें, वो होगी उसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसीलिए हमने कुल लागत के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणा किया है प्रति वर्ग मीटर लागत से, अर्थात हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि हमें मिला था 13,728/7 वर्ग मीटर, उसका गुणा किया है प्रति वर्ग मीटर लागत से जो कि है 70, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो कैनवास है हमें उसका ही लागत चाहिए, क्योंकि उतना ही कैनवास आवश्यक है हमारे तंबू को बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमने 70 को 7 से भागा दिया जो हमें देता है 10, तो हमें कुल लागत मिलती है 13,728 गुणे 10 जो कि है मूल्य 1,37,280 रुपए के बराबर। तो हमें जो कुल लागत तंबू बनाने में जो कुल लागत लगेगी आवश्यक कैनवास की वो है 1,37,280 रुपए। तो इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। हम देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई, 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर आधार त्रिज्या वाला शंखकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक होगी। मतलब हमें एक तिरपाल से एक शंखकार तंबू बनाना है। उस तिरपाल की चौड़ाई हमें दी गई है पर उस तिरपाल की लंबाई हमें नहीं दी गई है, और उस तिरपाल की लंबाई हमसे पूछी गई है जिस तिरपाल की मदद से हम एक शंखकार तंबू बना रहे हैं। अब बोला गया है कि मान लीजिए कि सिलाई के मार्जिन और कटाई में बर्बाद के लिए आवश्यक सामग्री की अतिरिक्त लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। मतलब 20 सेंटीमीटर का जो तिरपाल 20 सेंटीमीटर लंबा जो तिरपाल है वो बेकार हो जाता है बर्बादी कटाई में और मार्जिन के लिए, उसके लिए वो बेकार हो जाता है। तो हमें उस तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसका हल देखते हैं।
तो हमें उस तिरपाल की मदद से एक शंक्वाकार तंबू तैयार करनी है, जिस तंबू की ऊंचाई है 8 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 6 मीटर। तो ये यहाँ पे आकृति दी गई है शंक्वाकार तंबू की, जो हम तिरपाल की मदद से बना रहे हैं, जिसकी ऊंचाई h बराबर 8 मीटर है और आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर है। और यहाँ पे बोला गया है कि सिलाई के किनारों और कटाई में अपशिष्ट के लिए आवश्यक सामग्री की अतिरिक्त लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। मतलब कुछ जो बर्बाद हो जा रहा है लंबाई तिरपाल की, वो 20 सेंटीमीटर के लगभग है। तो दी गई जानकारी क्या है? शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी गई है h बराबर 8 मीटर और तंबू के आधार की त्रिज्या दी गई है r बराबर 6 मीटर। तिरपाल की चौड़ाई दी गई है 3 मीटर। अपशिष्ट के लिए जो अतिरिक्त लंबाई है वो 20 मीटर दी गई है, जो कि बराबर है 0.2 मीटर के। अब पाई का उपयोग हमें प्रश्न में बोला गया है कि 3.14 करने के लिए, तो हम पाई का उपयोग करेंगे 3.14, 22/7 नहीं, क्योंकि हमें प्रश्न में पाई का मान दिया गया है। अब सबसे पहले तंबू की तिर्यक ऊंचाई की हम गणना करेंगे, क्योंकि हमें शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी गई है और तंबू के आधार की त्रिज्या दी गई है। अब यहाँ पे इस तिरपाल और शंक्वाकार तंबू में क्या संबंध है? इस तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि हम उसी तिरपाल की मदद से शंक्वाकार तंबू बना रहे हैं और वो तिरपाल जो है वो शंक्वाकार तंबू के वक्र हिस्से को ढक रहा है। तो इसीलिए जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वो शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम तिरपाल की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की मदद से हम तिरपाल की लंबाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम दोनों के क्षेत्रफल को एक दूसरे के बराबर रख के लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अब शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की गणना के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई तो चाहिए, क्योंकि शंक्वाकार तंबू का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई गुणे r गुणे l। तो हम सबसे पहले l का मान ज्ञात करेंगे। अब l का सूत्र होता है r की घात 2 का योग h की घात 2 के मूल के r की घात 2 का योग h की घात 2 के साथ और उसका वर्गमूल। अब यहाँ पे हमें r का मान और h का मान तो दिया हुआ है, हमने उस मान को l के मान में डाला और यहाँ से 6 की घात 2 होती है 36 और 8 की घात 2 होती है 64, जो हमें देती है 100 वर्ग मीटर का वर्गमूल। l का मान इसके बराबर होगा, जो कि होती है 10 मीटर। तो हमें l का मान यानी कि तिर्यक ऊंचाई तो मिल गई। अब हम शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है पाई गुणे r गुणे l। तो यहाँ पे हमने पाई का मान डाल दिया 3.14, उसके गुणा किया है हमने 6 मीटर के साथ, जो कि है हमारे r, और उसका गुणा किया है हमने 10 मीटर के साथ, जो कि है हमारी तिर्यक ऊंचाई। अब 6 गुणे 10 होती है 60, तो यहाँ से हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलता है 3.14 गुणे 7 वर्ग मीटर, जो कि है 188.4 वर्ग मीटर। तो हमें मिल गया शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 188.4 वर्ग मीटर। अब मान लीजिए कि तंबू की सतह के लिए जो आवश्यक तिरपाल है उसकी लंबाई हमने मान लिया है l। अब ये l और वो l जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमने इस्तेमाल किया था, दोनों l अलग अलग है। वो छोटा l था और ये बड़ा l है, ताकि हम दोनों में क्या अलग है उसे समझ सके। हमें दोनों को अलग अलग ही लेना है, एक नहीं लेना है, इसीलिए हमने यहाँ बड़े l से तिरपाल की लंबाई को व्यक्त किया है। अब तंबू के लिए उपयोग की जाने वाली तिरपाल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और उसके चौड़ाई का गुणनफल होगा, क्योंकि वो एक आयताकार तिरपाल है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। और तंबू के लिए तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई यानी कि n गुणे l गुणे चौड़ाई।
अब तंबू के लिए तिरपाल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और तंबू के लिए जो आवश्यक तिरपाल है वो तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर ही होगा उसका क्षेत्रफल। तो हमने तंबू के लिए तिरपाल के क्षेत्रफल का मान रखा है 188.4 वर्ग मीटर के बराबर, जो कि शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। और दाईं तरफ L गुणे 3 मीटर, क्योंकि जो तिरपाल है उसकी चौड़ाई हमें प्रश्न में दी गई है 3 मीटर और हमने लंबाई को L मान लिया। अब हम यहाँ से L का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमें L बराबर मिलता है 188.4/3 मीटर, जो कि है 62.8 मीटर। तो हमें ये लंबाई मिल गई 62.8 मीटर, वो तिरपाल जो तिरपाल का इस्तेमाल करके हम शंक्वाकार तंबू बना रहे हैं। अब प्रश्न हमें ये भी बोला गया था कि कुछ आवश्यक सामग्री है जो बर्बाद हो जा रही है, उसकी लंबाई कितनी थी? 20 मीटर थी। तो हमें उस अतिरिक्त लंबाई को भी इस लंबाई में जोड़ना होगा अपने तिरपाल की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो हम इस लंबाई में उस अतिरिक्त लंबाई को भी जोड़ेंगे। तो कुल लंबाई क्या होगी? ये L जो हमने ज्ञात किया इसका योग अतिरिक्त लंबाई के साथ, और अतिरिक्त लंबाई कितनी थी? 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। तो यहाँ से हमें कुल आवश्यक लंबाई मिली है 62.8 मीटर का योग 0.2 मीटर के साथ, जो कि देता है 63 मीटर। तो यहाँ से हमें कुल लंबाई मिल गई है तिरपाल की 63 मीटर। तो आवश्यक तिरपाल की लंबाई है 63 मीटर, और इस प्रश्न में हमसे तिरपाल की लंबाई पूछा गया था। तो यहाँ से इस प्रश्न को हम यहीं समाप्त करते हैं, तिरपाल की लंबाई ज्ञात करके, जो हमें मिली 63 मीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक शंक्वाकार मकबरे की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का व्यय 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो हमें एक शंक्वाकार मकबरे की तिर्यक ऊंचाई और आधार का मान दिया गया है, और हमें उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो हम इसका हल देखते हैं। तो ये आकृति है प्रश्नानुसार शंक्वाकार मकबरे की। तो यहाँ पे आपको आकृति दी गई है शंक्वाकार मकबरे की, जिसकी तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर और आधार का व्यास है 14 मीटर। तो दी गई जानकारी क्या है? शंक्वाकार मकबरे की तिर्यक ऊंचाई अर्थात L दिया हुआ है 25 मीटर, और शंक्वाकार मकबरे के आधार का व्यास अर्थात D दिया हुआ है हमें 14 मीटर, और सफेदी करने की लागत दी गई है हमें 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर। और हम सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इस शंक्वाकार मकबरे पर सफेदी करने की कुल लागत ज्ञात करना है। अब हम सफेदी कौन से वाले हिस्से पे करेंगे? हम सफेदी वक्र वाले हिस्से पे करेंगे। तो हमें पहले वक्र का क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितने क्षेत्रफल पर हमें सफेदी करना है, फिर हम उसका मूल्य ज्ञात करेंगे। तो हम इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें R का मान चाहिए, और R क्या होता है? व्यास की आधा। तो अब हमें व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, तो R का मान है 14 का आधा मतलब 7 मीटर। आगे शंक्वाकार मकबरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें उसके वक्र हिस्से को ही सफेदी करनी है और हमें उसका ही लागत ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और उसका सूत्र होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई गुणे R गुणे L। अब R का मान हमने 7 मीटर ज्ञात कर लिया, और L का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 25 मीटर। तो यहाँ से हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलता है 22/7 गुणे 7 गुणे 25 मीटर, और यहाँ से हमें मिलता है 22 गुणे 25 वर्ग मीटर, जो कि बराबर है 550 वर्ग मीटर के। तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया 550 वर्ग मीटर के बराबर।
अब 550 वर्ग मीटर क्षेत्र में सफेदी करने की हमें लागत ज्ञात करनी है। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 100 वर्ग मीटर में सफेदी करने की लागत है 210 रुपए। इसका अर्थ है कि 1 वर्ग मीटर में सफेदी करने का लागत क्या होगा? 210 बटे 100 रुपए, अर्थात 2.10 रुपए, 2.10 रुपए। तो कुल लागत होगी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणनफल प्रति 1 वर्ग मीटर लागत के साथ, क्योंकि हम उस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही सफेदी कर रहे हैं। तो कुल लागत निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को प्रति 1 वर्ग मीटर की लागत से गुणा करेंगे। और हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना मिला था हमें? 550 वर्ग मीटर, और प्रति 1 वर्ग मीटर की लागत है 2.10 रुपए। तो यहाँ से कुल लागत मिलती है 550 वर्ग मीटर का गुणनफल 2.10 रुपए के साथ, जो कि बराबर है 550 गुणे 2.1, जो मिलता है हमें 1155। तो कुल लागत हमें प्राप्त हुआ 1155 रुपए, अर्थात शंक्वाकार मकबरे की सफेदी करने का कुल लागत हमें लगेगा 1155 रुपए। तो हमने यहाँ पे कुल लागत ज्ञात कर लिया, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक जोकर की टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है। अर्थात जोकर की टोपी है जो कि शंकु के आकार में है, और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है? टोपी के वक्र हिस्से का, क्योंकि उसका जो आधार होगा वो तो खोखला ही होगा टोपी में। तो यानी कि हमें इन टोपियों का, जो शंकु की आकृति का है, इन टोपियों का हमें वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ऐसी एक टोपी का नहीं, ऐसी हमें 10 टोपियों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ही होगा आवश्यक शीट के क्षेत्रफल के बराबर। हम हल देखते हैं। अब 10 शंक्वाकार टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक टोपी के लिए आवश्यक सामग्री का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मतलब हम सबसे पहले एक टोपी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक टोपी बनाने के लिए हमें कितना शीट चाहिए, हम पहले वो ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद हम 10 टोपियों के लिए 10 से गुणे करके हम 10 टोपियों के लिए जो आवश्यक शीट चाहिए वो ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि एक टोपी सिर के केवल वक्र भाग को ढकती है, इसीलिए हमें एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि नीचे से तो टोपी खोखली होती है, वो उसके अब शीट जो है वो टोपी के वक्र हिस्से पर ही है सिर्फ। तो इसीलिए हम वो जो शंकु की आकृति की टोपी है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आवश्यक शीट की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब टोपी के आकार एक लंब वृत्तीय शंकु का है। टोपी किस आकार में है? लंब वृत्तीय शंकु में है। आवश्यक शीट उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ हमारे सर को, जब हम एक टोपी को सर में पहनते हैं जो शंकु के आकार का है, तो उसका जो आधार होता है वो खाली ही होता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये टोपी की आकृति है, जहाँ पे ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस टोपी को बनाने में जो आवश्यक शीट है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस शीट का जो क्षेत्रफल होगा वो टोपी के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दी गई जानकारी क्या है? शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या दी गई है r बराबर 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई है h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें शंक्वाकार टोपी की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि
उसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? r की घात 2 का योग h की घात 2 के साथ और उनका वर्गमूल, ये हमें देता है तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पे हमने r का मान 7 सेंटीमीटर रख दिया और h का मान 24 सेंटीमीटर रख दिया। अब 7 का घात 2 होता है 49 और 24 का घात 2 क्या होता है? 576। और यहाँ से हमें L का मान मिलता है 625 के वर्गमूल के बराबर, जो कि है 25 सेंटीमीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम 10 से गुणा करके 10 टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई गुणे r गुणे l। अब पाई का मान हमने 22/7 का इस्तेमाल किया है, r 7 सेंटीमीटर और l यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर है 25 सेंटीमीटर के। यहाँ से 7 और 7 कट जाता है और हमें मिलता है 22 गुणे 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इन्हें गुणा करने से हमें मिलता है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एक टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमें 10 टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब 10 ऐसी टोपियों के लिए आवश्यक शीट का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब 10 टोपियों के लिए कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 10 गुणे एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात ही कर चुके हैं 550 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 10 टोपियों का कुल क्षेत्रफल है 10 गुणे 550 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 5500 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि 10 ऐसी टोपियों को बनाने के लिए जो आवश्यक शीट लगेगी उसका क्षेत्रफल होगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न का हल भी कर लिया। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक बस स्टॉप को सड़क के शेष भाग से 50 खोखले शंकुओं का उपयोग करके अवरुद्ध किया गया है। आपने कई बार देखा होगा जब आप रास्तों पे चलते हैं तो जो पुलिस होते हैं वो रास्तों को अवरुद्ध करते हैं एक शंक्वाकार आकृति से। यहाँ उन खोखले शंकुओं की ही बात की जा रही है जो कि सड़क को अवरुद्ध करने के लिए सड़क के बीचों बीच लगाई गई है, जो पुनर्नवीनीकृत कार्डबोर्ड से बने हैं। प्रत्येक शंकु का आधार व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की बाहरी सतह को आपको पेंट करना है और पेंट करने की लागत है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो इन सभी शंकुओं को पेंट करने की लागत क्या होगी? अब यहाँ पे भी प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अब आपको वो जो शंक्वाकार जो आकृति है जिससे सड़क को अवरुद्ध किया गया है, अब उस आकृतियों को इन्हें रंग करना है, इन्हें पेंट करना है। तो वो बोल रहे हैं कि इन्हें पेंट करने के लिए कुल लागत क्या लगेगी वो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है, जबकि हमें पेंट करने की लागत दी गई है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब हम पेंट कहाँ करेंगे? वो जो शंकु की आकृति है जिससे सड़कों को अवरुद्ध किया गया है, अब हम पेंट तो उसके बाहरी हिस्से यानी कि वक्र के हिस्से पे ही करेंगे। यानी कि हमें उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना होगा और उसके बाद हमें उसे लागत से गुणा करके हमें कुल लागत ज्ञात करना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए। तो हम इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे वो शंकु की आकृति है जिसे सड़क पे रख के हम सड़क का मार्ग जो है वो अवरुद्ध किया गया है, और इस आकृति में आपको h का मान और ऊंचाई जो है इस शंकु की वो दी गई है 1 मीटर और आधार का व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो दी गई जानकारी क्या है? शंकुओं की संख्या, ऐसे कितने शंकु का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसे 50 शंकुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दी गई है आपको 1 मीटर
और पेंटिंग की जो लागत है, इसमें रंग भरने की जो लागत है वो आपको दी गई है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। और प्रश्न में आपको कहा गया है कि पाई का इस्तेमाल 3.14 करना है और 1.04 के वर्गमूल को हमें 1.02 करना है। मतलब हम प्रश्न में जहां भी 1.04 का वर्गमूल देखेंगे, हमें वहां पे उसे 1.02 के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें ऐसी जो 50 शंकु है जिसे हमें रंग भरना है, हमें अब उसके वक्र के हिस्से पे रंग भरना है, तो हमें उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए लागत निकालने के लिए, क्योंकि हमें प्रति वर्ग मीटर का लागत दिया गया है। तो हमें शंकुओं को रंग करने के लिए उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जहां पे हम रंग भर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उसे लागत से गुना करेंगे कुल लागत निकालने के लिए। तो हमें अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई गुणे आर गुणे एल होता है। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दी गई है और आधार का व्यास दिया गया है। तो हम सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें आर चाहिए। तो अब आधार का व्यास है 40 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 0.40 मीटर के, और त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो 0.40 मीटर का आधा होता है 0.2 मीटर। अब हमें प्रत्येक शंकु की तिर्यक ऊंचाई की गणना करनी है, क्योंकि जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो पाई गुणे आर गुणे एल होता है। तो हमें एल भी तो चाहिए, तो अब हम एल निकालेंगे। और एल क्या होता है? एल होता है h की घात 2 का योग r की घात 2 के साथ और उनका वर्गमूल। अब यहाँ पे हमने h का मान 1 मीटर डाल दिया और r का मान या 0.2 मीटर डाल दिया, जो हमें देता है 1 की घात 2 होती है 1 ही, और 0.2 की घात 2 होती है 0.04। यहाँ से हमें L बराबर मिलता है 1.04 का वर्गमूल। अब प्रश्न में दिया गया था कि 1.04 का वर्गमूल है 1.02, तो यहाँ से हमें L का मान मिलता है 1.02। अब एक शंकु के वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल का हम गणना करेंगे। अब हमें ऐसे 50 शंकुओं को रंग करना है, तो हम सबसे पहले एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो फिर हम उसे 50 से गुणा करके 50 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर उन क्षेत्रफल को रंग करने में क्या लागत लगेगी वो हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई गुणे आर गुणे एल। अब यहाँ पे पाई का मान 3.14, आर का मान है 0.2 मीटर और एल का मान है 1.02 मीटर, जो कि हमें देता है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 0.628 गुणे 1.02 वर्ग मीटर, जो कि बराबर है 0.64056 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हमने एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमें ऐसे 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि हमने 50 शंकुओं को रंग करना है। तो 50 शंकुओं का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 50 गुणे एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात कर चुके हैं, जो है 0.64056 वर्ग मीटर। तो हमने एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान रख दिया है 0.64056 वर्ग मीटर के बराबर, जो हमें देता है 50 शंकुओं का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 32.028 वर्ग मीटर। अब हमें इन 50 शंकुओं को रंग करने का कुल लागत ज्ञात करना है, जबकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर में पेंट करने की लागत है 12 रुपए,
तो हमें कितने वर्ग मीटर में पेंट करना है? हमें 32.028 वर्ग मीटर में रंग करना है। तो कुल लागत क्या होगी? हमें जितने वर्ग मीटर में रंग करना है उसका गुणनफल प्रति वर्ग मीटर लागत के साथ। और हमें कितने वर्ग मीटर में रंग करना है? हमें 50 शंकुओं के कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर में रंग करना है। तो हमने 50 कुल लागत निकालने के लिए 50 शंकुओं का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणनफल किया है प्रति वर्ग मीटर लागत के साथ। और ये हमें कुल लागत देता है 384.336 रुपए। अब मुद्रा के लिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकन करेंगे हम, जो हमें देता है कुल लागत लगभग 384.34 रुपए। अर्थात सभी 50 शंकुओं को पेंट यानी कि रंग करने का जो लागत हमें मिला वो होगा रुपए 384.34। तो हमने ऐसे 50 शंकुओं को पेंट करने की कुल लागत ज्ञात कर ली। तो इस तरीके से हमारा 8वां प्रश्न भी समाप्त होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कक्षा समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।